हेलो दोस्तों, आप सभी का चलन ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास थर्ड, जो कि ग्रामीण परिवेश के लिए होने वाली है। तो आप सभी को नहीं पता है तो एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा कि ये क्लासेस जो हैं वो ग्रामीण परिवेश की कराई जा रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी लेखपाल 2025 की भर्ती कब तक आने वाली है। तो 20 जनवरी से पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और उसके लिए यूपी पेट 2023 में कम से कम 29 मार्क्स आपके होने चाहिए, जिससे आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएँ तभी क्लासेस देखिएगा, नहीं तो आपके लिए क्लासेस बेकार जाएंगी। हालांकि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं, क्योंकि इसमें यूपी जीके के साथ साथ यूपी की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उनको कंसीडर किया जा रहा है इसमें, और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा। ठीक है, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको योजनाओं का पूरा जो भी सार हो वो आपको दिया जाए। जैसा कि आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2001 और 2011 के बीच अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर थी। यानी जो वृद्धि दर थी 2001 और 2011 के बीच सबसे ज़्यादा कहाँ की थी। तो सबसे ज़्यादा एक पहली पोजीशन पे बात करेगा तो गौतम बुद्ध नगर की थी, और गौतम बुद्ध नगर का कितना परसेंट था, 10 की वृद्धि दर जो थी वो 49.1% था। कितना था, 49.1% था। और दूसरे नंबर पे जो जिला था वो गाजियाबाद था, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद था। और गाजियाबाद की जो 10 की वृद्धि दर थी वो 41.1% था। और तीसरे नंबर पे जो जिला था वो था श्रावस्ती, और श्रावस्ती की जो 10 की वृद्धि दर थी वो 30.5% था। तो ये तीनों जिले आपको याद रखने हैं कि 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। तो गौतम बुद्ध नगर के, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद और तीसरे नंबर पे श्रावस्ती का। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये विस्तार है, ये एक्सप्लेनेशन है मेरे द्वारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है। तो सुगम्य भारत अभियान जो है वो किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो सुगम्य भारत की अगर बात करें तो वो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। तो अगर पूछेगा कि सुगम्य भारत अभियान कब शुरू किया गया, तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और 2015 में आपको अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री कौन था, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, उसके अलावा दिव्यांग व्यक्ति का जो अधिनियम आया वो 1995 में आया था। नहीं पता तो इसे भी राइट डाउन करिएगा कि 1995 में दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम आया, और धारा 44, 45 और 46 जिसमें बताया गया है कि उनके साथ भेदभाव करना दंडनीय अपराध माना जा सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कौन सा अधिनियम है, तो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, भूमि जोत की पहचान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक यूनिकोड को कितने अंकों में पेश किया गया था। तो कितने अंकों में पेश किया गया था ये बताना है। और यूनिक कोड था, यूनिक कोड कितने अंकों का था, तो 16 अंकों का। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भूमि की पहचान के लिए कितने अंक का यूनिक कोड जारी किया गया था, तो 16 अंकों का यूनिक कोड था, याद रखिएगा। और 16 अंकों में जो यूनिक कोड थे उन्हें विभाजित किया गया। जो शुरुआत के 6 होंगे, यानी शुरुआत के 6 जो कोड होंगे वो भूमि की जनसंख्या पर आधारित, यानी भूमि के जो जनसंख्या उस पर आधारित होगा। उसके बाद 6 अंकों के बाद जो 4 अंक होंगे वो 4 अंक हमें ये बताएंगे कि भूमि की पहचान कैसे की जाएगी। उसके बाद जो 4 होंगे वो हमें ये बताएंगे कि उसका विभाजन किस आधार पर किया जाना चाहिए, किया गया है। उसके बाद कितने हो गए, 6 4 10 और 14 हो गए। अब बचे कितने, 2, यानी जो अंतिम 2 अंक होंगे उस पे ये बताया जाएगा कि वो जो ज़मीन है उसकी श्रेणी क्या है, यानी वो कृषि के लायक ज़मीन है या आवासीय ज़मीन है, या वो व्यापार करने योग्य ज़मीन है या खेती करने योग्य ज़मीन है। और साथ साथ में उस पर कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं वो भी आपको लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये है यूनिकोड।
पहले 6 यूनिक कोड क्या दर्शाते हैं? भूमि की जनसंख्या को। उसके बाद 4 अंक क्या दर्शाते हैं? तो भूमि की पहचान कैसे की जाएगी। उसके बाद जो 4 अंक होंगे वो विभाजन की संख्या दर्शाते हैं। और लास्ट वाले कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक भूमि यानी वो भूमि कैसी ये बताता है। ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो 8 राज्यों से घिरा हुआ है और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे की बात करें तो वाराणसी में है, और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे की बात करें तो लखनऊ में है। बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में पड़ता है। इसके अलावा वाल्मीकि जो अभी नया नया बना है, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अयोध्या में है। आप लोग बताइएगा कि जेवर हवाई अड्डा कहाँ पर है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर 2014 को कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? यानी 11 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा कौन से कार्यक्रम की नींव डाली गई थी? उस कार्यक्रम का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई। किसके द्वारा की गई? तो बताया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा की गई। ये योजना जो है वो मांग से प्रेरित मानी जाती है और समाज से प्रेरित और लोगों की भागीदारी पर आधारित ये योजना मानी जाती है। इसमें पक्ष और विपक्ष के सारे सांसदों को एक साथ लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें कहा गया था कि प्रत्येक सांसद अपनी ससुराल को छोड़ करके और अपने गांव, यानी वो अब जो सांसद होगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो अपने घर को और अपने घर वाला गांव यानी उसका जो पैतृक गांव होगा, और साथ में उसकी जो वाइफ होगी, उसकी वाइफ का जो गांव होगा, इन दोनों गांवों को वो गोद नहीं लेगा। इन दोनों गांवों के अलावा अपने निर्वाचन क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत किसी एक गांव को वो क्या करेगा? गोद लेगा। गोद लेने के बाद वो 2019 तक, हालांकि बीत गया है, उन 5 वर्षों में उस गांव का वो विकास करेगा। विकास क्या कर सकता है वो? तो वहाँ के उस गांव के जो स्कूल होंगे उनको स्मार्ट स्कूल बना सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो एकदम बेहतर कर सकते हैं। जिनके पास घर वगैरह नहीं है उनको घर उपलब्ध करा सकते हैं। खेलने वगैरह के लिए कोई मैदान नहीं है तो खेलने के लिए वो मैदान उपलब्ध करा सकते हैं। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिस गांव को उन्होंने गोद लिया हो, लेकिन वो गांव उनका ससुराल नहीं होना चाहिए और साथ में उनका कोई पैतृक आवास वाला गांव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी गांव होगा वो चलेगा। ठीक है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक गांव की जगह एक गांव से ज़्यादा गांव को वो गोद लेना चाहता है तो 2 गांव से ज़्यादा 3 गांव भी वो गोद लेना चाहे तो ले सकता है इस योजना के अंतर्गत। लेकिन उस गांव का विकास उस सांसद को करना होगा। योजना तो अच्छी थी, लेकिन ज़्यादातर इस योजना के अंतर्गत जिन गांवों को गोद लिया गया कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न क्या है हमारा? राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो ये प्रश्न प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। तो 31 सीटें। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 लोकसभा की सीटें हैं। डन। अगर पूरे भारत में बात करें तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 250 राज्यसभा की सीटें हैं, जिनमें से वर्तमान में 245 सीटें हैं। और चुनाव जो होता है वो 233 पर चुनाव हुआ था, जिनमें से 233 का निर्वाचन किया जाता है और 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो ये होगा। डन। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है? तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके कृत्यों का जो विस्तार है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। यानी राज्य लोक सेवा आयोग है तो किसके द्वारा होगा? विधानमंडल के द्वारा इनके कार्यों का विस्तार किया जाता है। और ये आर्टिकल नंबर 321 में बताया गया है। किस आर्टिकल में संविधान के बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 321 में। आप लोग आर्टिकल नंबर 165 में क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे, यानी उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे। तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 8 महाजनपद थे। आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में बताया गया कि 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि यूपी में आते थे, यानी उत्तर प्रदेश में आते थे। वो 8 महाजनपद कौन कौन से थे? तो 8 महाजनपद में एक कुरु था जो उत्तर प्रदेश में था, पंचाल था उत्तर प्रदेश में आता था, सूरसेन भी कहाँ पे आता? उत्तर प्रदेश में, वत्स महाजनपद भी उत्तर प्रदेश का था, और कौशल महाजनपद भी कहाँ का था? तो उत्तर प्रदेश का। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश का था, और काशी महाजनपद भी उत्तर प्रदेश का था, और चेदी महाजनपद भी कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का। तो कौन कौन सा हो गया? कुरु हो गया, पंचाल हो गया, सूरसेन हो गया, वत्स हो गया, कौशल हो गया, मल्ल हो गया, और साथ साथ में काशी और चेदी हो गए। ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। अब 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद देखते हैं और उनकी राजधानियां देखते हैं, वर्तमान में वो कहाँ पर है वो भी देखते हैं। बात करें अगर कुरु महाजनपद की, तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। वर्तमान में मेरठ और दिल्ली वाले इलाके में वो पड़ता था एरिया। ठीक है। अगर बात करें पंचाल महाजनपद की, तो पंचाल महाजनपद की जो राजधानी थी वो 2 राजधानियां थी, एक अहिछत्र थी और काम्पिल्य थी। वर्तमान में बरेली, बदायूं और फारुखाबाद वाले एरिया में पड़ता था। सूरसेन महाजनपद की बात करें तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, और मथुरा वाले एरिया में पड़ता था। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी थी, प्रयागराज वाले इलाके में। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत और श्रावस्ती दोनों को माना जाता था, और कौशल जो था अवध वाले क्षेत्र में पड़ता था। मल्ल की राजधानी जो है, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर को माना जाता था, और साथ साथ में पावा को भी माना जाता था, और कुशीनगर वाले एरिया में पड़ता था। अगर बात करें काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी वाले इलाके में। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, और ये बुंदेलखंड वाले इलाके में पड़ता था। अगर बात करें अंग महाजनपद जो था वो बिहार में पड़ता था, और इसकी राजधानी थी चंपा, और ये मुंगेर और भागलपुर वाले इलाके में पड़ता था। बात करें मगध महाजनपद, जो कि सबसे बड़ा महाजनपद था मगध की राजधानी थी राजगृह, और गिरिव्रज भी बहुत समय तक थी। तो इस कौन से क्षेत्र में? तो गया और पटना वाले एरिया में। अगर बात करें मत्स्य महाजनपद जो था वो राजस्थान वाले इलाके में था, और इसकी राजधानी विराटनगर थी, और मत्स्य महाजनपद खासकर जयपुर वाले इलाके में था। वज्जी महाजनपद की बात करें तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, और ये बिहार में पड़ता था। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? हाटक थी। कंबोज की राजधानी हाटक या पूंछ थी, और ये राजौरी और हजरा वाले एरिया में पड़ता था, पाकिस्तान वाले इलाके में या अफगानिस्तान वाले इलाके में। अवंती की अगर बात करें तो अवंती की राजधानी उज्जैनी और महेशमती थी, और ये मध्य प्रदेश और मालवा वाले इलाके में पड़ता था अवंती। ठीक है। अवंती के एक राजा थे प्रद्युम्न, क्या नाम था उनका? चंद प्रद्योत। उनकी दवा करने के लिए बिंबिसार ने एक राजवैद्य को भेजा था। उन राजवैद्य का नाम क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब आती गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। अब असमक की राजधानी पूछे तो असमक की राजधानी पैठान थी। क्या थी? पैठान। ये गोदावरी वाले इलाके में पड़ता है। तो ये थे 16 महाजनपद, हम लोगों ने कर लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो ये एलपीजी कनेक्शन से संबंधित। किससे? एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। ये 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च की गई थी, और ये बीपीएल महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की बात कही गई थी। इसमें धुआं रहित ईंधन से खाना बनाने और महिलाओं के जीवन को स्वास्थ्य बनाने के सर्वोत्तम तरीकों से एक बताया गया था। अगर अब बात करें कौशल भारत कार्यक्रम की, बात कब हुई थी? कौशल भारत विकास कार्यक्रम जो आया 15 जुलाई 2015 को आया। प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना 28 अगस्त 2014 को आई। इसके अलावा अगर बात करें प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना सितंबर 2017 को लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक न्याय पंचायत में कितने चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय स्थापित
करने का प्रस्ताव किया है तो 2, कितने प्रस्ताव किया है तो 2 कहा है, तो याद रखना। इससे क्या होगी, पंचायत प्रणाली बढ़ सकेगी। इसमें क्या होगा, 10 करोड़ रुपया बजट 2021-22 में दिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है विशेष रूप से झुग्गी निवासियों के लिए पहली योजना कौन सी थी। तो पहली योजना कौन सी थी, तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। कौन सी थी, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना पहली थी। और ये योजना 2 दिसंबर 2001 में आई थी। 2 दिसंबर 2001 में ये योजना लॉन्च की गई थी। कौन सी योजना थी, तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। ये कहाँ से शुरू हुई थी, तो हैदराबाद से शुरू की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। इसमें केंद्र सरकार का 50% था और राज्य सरकार का भी 50% था, यानी 50 आउट ऑफ 50, यानी 50% केंद्र सरकार देगा और 50% कौन देगा, राज्य सरकार देगा। लेकिन 2005 में एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम में इस योजना को मिला दिया गया। अगर बात करें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की, तो ये 1 दिसंबर 1997 में आई थी। और स्वर्ण जयंती में 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार देगा। अगर बात करें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की, तो ये 2001 में आई थी। कब आई थी, 2001 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो था वो 2011 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं माना जाता है। तो शहरीकरण से परिवर्तन होता है, पश्चिमीकरण से भी होता है, पश्चिमी संस्कृति से भी होता है, लेकिन स्थायी जीवन से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पंचायती राज संस्थानों शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को डैश से 4 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस योजना को जो बढ़ाया गया है वो 2022 और 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रमाणित बीज किसकी संतान है। तो प्रमाणित बीज जो होते हैं वो किसकी संतान होते हैं, ये हमें बताना है। तो प्रमाणित बीज जो होते हैं वो आधार बीज की संतान माने जाते हैं। और वाणिज्यिक बीज जो होते हैं वो जो किसानों के लिए उपलब्ध होते हैं उसमें आनुवांशिक शुद्धता जो होती है वो 99% होनी चाहिए, ये होता है। अगर मुझे टैग जो रंग होता है वो किसका होता है, तो अजार नीला होना चाहिए, अजार नीला होना चाहिए। अगला प्रश्न है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो देश का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो पंतनगर में उत्तराखंड में, ठीक है, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, उधमपुर जिला है उत्तराखंड का। ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था और इसका उद्घाटन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जलन के द्वारा 17 नवंबर 1960 को किया गया था। 1960 में किया गया था, जब सिंधु नदी समझौता भी हुआ था। अगर हम बात करेंगे वर्तमान में भारत में कुल 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कितने, 3 कृषि विश्वविद्यालय है जो कि केंद्रीय है, 4 डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय है और 64 राज्य कृषि विश्वविद्यालय है जो कि पूरे इंडिया के अंदर में है। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, तो 4 कृषि विश्वविद्यालय, कितने, 4 कृषि विश्वविद्यालय है। उसमें से जो टॉप लेवल का है वो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, जिसे हम चंद्रशेखर आज़ाद CSA बोलते हैं। नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कुमारगंज में पड़ता, फैजाबाद में। इलाहाबाद कृषि मानित विश्वविद्यालय नैनी इलाहाबाद में पड़ता है। और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मोदीपुर मेरठ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मोदीपुर मेरठ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विकास योजना कब लागू की गई। तो अगर बात करें इस योजना की तो 17 मई 2012 को ये योजना लॉन्च की गई थी। कब, 17 मई 2012 को ये योजना आई थी और समाजवादी पार्टी के द्वारा इस योजना को शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत विकास के लिए जो जिले थे उसमें से 138 गाँवों को चिन्हित किया गया था। कितने गाँवों को, 138 गाँवों को। इसमें से लोहिया घर बनाए गए थे। कौन से गाँव, लोहिया घर बनाए गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। 2016-17 में चयनित हुए थे 29 गाँव, लेकिन उसमें कार्य नहीं हुआ था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ हैं।
राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है तो 67.68% है। और लिंगानुपात की बात करें तो 912 है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा जिले के भक्ति संत सूरदास से जुड़े महमूदपुर गांव का नाम बदल दिया गया और महमूदपुर गांव का नया नाम क्या होगा? तो महमूदपुर गांव का नया नाम होगा परसौली। परसौली जो है वो उत्तर प्रदेश मथुरा जिले के गोवर्धन तहसील में पड़ता है। किस तहसील में पड़ता है? गोवर्धन तहसील में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल मंत्रालय है? तो इसके लिए ग्रामीण के लिए जो मंत्रालय है वो है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। कौन सा है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए कौन सा मंत्रालय, यानी शहरी के लिए अगर मंत्रालय आपसे पूछेगा तो शहरी के लिए है शहरी क्षेत्र में आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। इसे कब? 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2014 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? तो गांव में कुल कितने लोग निवास करते हैं? तो 77.7% लोग गाँवों में निवास करते हैं और 22.3% लगभग गाँव जो लोग हैं वो शहरों में निवास करते हैं। अगर पूछेगा कि पूरे इंडिया में तो 68.84% लगभग लोग जो हैं वो गाँव में निवास करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि सेकेंड लास्ट प्रश्न होगा हमारा। एकीकृत बाल विकास योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1975 में। कब शुरू की गई थी? 1975 में स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। इस कार्यक्रम के तहत 6 महीने से 6 साल के जो बच्चे थे उन्हें 20 से 45 साल की गर्भवती माताएं और 11 से 18 साल की महिलाएं इनमें शामिल की गई थी। इनके अंतर्गत टीके वगैरह लगाए जाने थे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर जो कि अंतिम प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का चुर्क डाला क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुर्क और डाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये सीमेंट के लिए फेमस है। काय के लिए फेमस है? सीमेंट के लिए फेमस है। ये सोनभद्र जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सोनभद्र जिले में पड़ता है। पहाड़ियों वाला इलाका है और यहाँ पर 1956 में पहला कारखाना यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन 1971 में यहाँ पे फैक्ट्री स्टार्ट की गई फाइनली। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद काहे के लिए फेमस है? तो कांच उद्योग के लिए फेमस। काहे के लिए? कांच उद्योग के लिए। और गोरखपुर, कानपुर और बरेली, गोरखपुर, कानपुर और बरेली जो है वो उत्तर प्रदेश के उर्वरक के लिए फेमस। काहे के लिए फेमस है? उर्वरक के लिए। तो आज का ये अंतिम प्रश्न, आपको वीडियो कैसा लगा है, मेहनत कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे पता चलता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, पूरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बताइएगा, ऐसे ही प्रश्नों को लाया जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये क्लास 30 यहीं पे समाप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप सीरियस हैं तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है सर, चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।